वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की मूवी का नाम है पोशंपा। एक्चुअली ये टाइटल बच्चों के रैम्स का एक नाम है, लेकिन इस मूवी का थीम बच्चों के किडनैपिंग, सीरियल किलिंग के बारे में है। अंजना और उसकी दो बेटियां, जिसका नाम है सीमा और रेणुका, इन तीनों ने मिलकर तकरीबन 50 बच्चों की किडनैपिंग की थी और इसी तरह 12 बच्चों का मर्डर इन द ईयर ऑफ 1996। सीमा और रेणुका, इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। 1997 में अंजना की मौत जेल में ही हो चुकी थी। मतलब इस मूवी की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और सच में भाई साहब, इस मूवी की कहानी सुनने के बाद हमारे तो खड़े हो जाएंगे, मतलब रोंगटे, लोगों पर भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे बैठी होती है। इन दोनों लड़कियों का नाम है रेखा और शिखा। और इसी तरह हम ऑडियंस को एक राइम सुनने को मिलता है। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, ठाक ठाक ठाक। दूसरे सीन में रेखा और शिखा ये दोनों जेल में अपनी माँ की लाश के पास आकर रोने लगते हैं और इनकी माँ का नाम है प्रजक्ता। मतलब जेल में ही प्रजक्ता की मौत हो चुकी होती है। खैर दूसरे दिन निखत और गुंदीप ये दोनों रेखा और शिखा की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जेल में आते हैं और एक्चुअली रेखा और शिखा को फांसी की सजा तय हो चुकी होती है। खैर जेल के ऑफिसर्स निखत और गुंदीप को अंदर भेजते हैं। थोड़ी देर बाद इन दोनों के सामने रेखा को लाया जाता है। रेखा शिखा की बड़ी बहन होती है और सच में भाई साहब, इस बंदी की एक्टिंग ना मुझे बहुत ही पसंद आती है। पता नहीं क्यों इस बंदी को अंडररेटेड कर दिया गया। सयानी गुप्ता को और आगे आना चाहिए। खैर इंटरव्यू के दौरान निखत रेखा से कहने लगती है कि आप लोगों ने 1992 से लेते हुए 1999 के दरमियान 5 बच्चों का किडनैपिंग करके उनके हाथ भीख मंगवाया। उसके बाद आप लोगों ने उन बच्चों का कत्ल भी कर दिया। इसीलिए कोर्ट आप लोगों को 2002 में फांसी की सजा सुनाई थी। क्या ये सब सच है? इस तरह से जब निखत रेखा से बात कर रही होती है, रेखा कुछ अजीब से बिहेव करने लगती है, जैसे बीच बीच में हो बोलना या बिल्ली के साथ साथ मियाओ मियाओ बोलना। सही तरह से बर्ताव नहीं करती। उसके बाद रेखा निखत से कहने लगती है, ये तू क्या लगा रखा है, इज्जत दे मुझे, बताती है ना, मैं सब बताती है। ऐसा कहते हुए रेखा अपने फ्लैशबैक को बताने लगती है। 1977 में प्रजक्ता और रेखा ये दोनों नागपुर में रहा करते थे। प्रजक्ता हर रोज एक नए बंदे को अपने घर लाती थी। प्रजक्ता को ड्रग्स लेने की आदत थी। उसी ड्रग्स के लिए प्रजक्ता अपना शरीर भी बेचती थी। बेचारी रेखा को कुछ भी खाने नहीं देती थी। बचपन में ही रेखा ये सोचती थी कि काश इसकी माँ मर जाए और ये इंतजार करती थी कि आज मरेगी या कल मरेगी। जितना जल्दी मरे इतना अच्छा है इसके लिए। खैर तभी इसी दरमियान में मिलने का वक्त खत्म हो जाता है। जेल के वार्डन आकर रेखा को वहाँ से ले जाते हैं। अपने सेल में आने के बाद रेखा अपने सेल में अपनी माँ को इमेजिनेशन करती रहती है। तो इमेजिनेशन की प्रजक्ता रेखा से कहने लगती है, हमारे घर की बातें बाहर नहीं बोलनी चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। क्या तुमने उन लोगों को हमारे बारे में कुछ बताया? उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हर रोज प्रजक्ता सज धज के बाहर जाती, किसी लॉरी ड्राइवर को या किसी दूसरे बंदे को अपने घर लाती। घर में लाने के बाद उन बंदों को बहुत सारा ड्रग्स चढ़ाती। जब वो बंदे नशे में धुत हो जाते, प्रजक्ता उनके पास से उनके पैसे चुराती, उनके हाथों में के अंगूठियाँ चुराती। उसके बाद प्रजक्ता उन बंदों के सर पर बार बार करके उनको मार देती रहती है। लाश को किसी थैले में बंद करके अपने घर के पास ही की नाली में डालती रहती थी। खैर प्रेजेंट में प्रजक्ता रेखा से कहने लगती है, अगर तुमने ये सारा सब कुछ उन डॉक्यूमेंट्री वालों को बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। सच बताओ, क्या तुमने उन लोगों को ये सारी बात बताई? रेखा चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहने लगती है, नहीं, मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। रेखा की चीखने की आवाज़ सुन के वहाँ की वार्डन आकर रेखा को डांटने लगती है, चुपचाप सो जा। खैर इस तरफ निखत और गुंदीप ये दोनों किसी होटल में खाना खा रहे होते हैं। गुंदीप रेखा के बारे में सोचते हुए निखत से कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है कि रेखा एक साइको है। उसकी हरकतों से ही साफ पता चलता है। लेकिन निखत को ये बात पसंद नहीं आती। निखत गुंदीप को डांटने लगती है कि किसी के हुलिये से या बात करने के तरीके से हमें डिसाइड नहीं कर पाते। हमारे दरमियान जो नॉर्मल इंसान है वो भी साइको किलर हो सकता है। खैर दूसरे दिन निखत और गुंदीप ये दोनों एडवोकेट अशोक चंद्रा से जा मिलते हैं। अशोक से इंटरव्यू करते हुए प्रजक्ता और उसके 2 बेटियों के बारे में बताने के लिए कहते हैं। अशोक चंद्रा कहने लगता है कि ये लोग बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मंदिर के पास जो अकेले बच्चे दिखते हैं उनको किडनैप कर लेते हैं। पहले उनके हाथ भीख मंगवाते हैं, वो भीख के पैसे ये खुद हड़प लेते हैं। जब उन बच्चों से काम हो जाए या तो फिर कोई बच्चा इनके खिलाफ बोले
तो ये लोग उस बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार देते थे। इस तरह से इन लोगों ने 1990 से लेते हुए 1997 तक महाराष्ट्र के अंदर ही तकरीबन 50 बच्चों को मारा। उसके बाद निखत और गुंदीप ये दोनों प्रजक्ता का घर ढूंढते हुए औरंगाबाद जाते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्री में क्रिमिनल्स का घर भी दिखाना होता है ना, इसीलिए। इन्हीं घर के पास एक पान की दुकान होती है। निखत उस पान वाले से प्रजक्ता की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। पान वाला कहने लगता है कि प्रजक्ता की बड़ी बेटी कुछ अजीब थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत ही चालाक थी, इंटेलिजेंट। मैंने पहली बार इन लोगों को 1989 में देखा था। वही पासी के घर में रहते थे ये तीनों। छोटी बेटी शिखा किसी दुकानदार के पास काम करती थी। एक दिन प्रजक्ता उस दुकान वाले की दुकान में जाकर चोरी करने लगी थी। उस दुकान वाले ने प्रजक्ता को अपनी आंखों से देखा, उसे मारा पीटा और इसी तरह वो दुकान वाला शिखा को भी नौकरी से निकाल दिया, उसकी माँ की वजह से। उसके बाद ये दोनों मंदा जाधव से इंटरव्यू करने लगते हैं। मंदा प्रजक्ता की नाइबर थी। इंटरव्यू के दौरान मंदा कहने लगती है कि मैंने ही उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। प्रजक्ता अपनी बेटी को हमेशा डांटती रहती थी, हमेशा उसे मारती थी, लेकिन अपनी छोटी को बहुत प्यार करती थी। दूसरे दिन निखत शिखा के पास जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही इन दोनों बहनों को अलग कर दिया गया था। मतलब रेखा किसी दूसरे जेल में थी, शिखा किसी दूसरे जेल में। निखत कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन रेखा से मिली। खैर तुमने पहली बार चोरी कब की थी? शिखा अपने तरफ से अपने फ्लैशबैक को सुनाने लगती है। 1983 में इनके फादर ने इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। प्रजक्ता अपने दोनों बेटियों को लेकर दर बदर भटकती रही और प्रजक्ता की माँ ने अपनी दोनों बेटियों को ये सिखाया कि अगर तुमको कोई चीज पसंद आती है तो उसे छीन लो, उसे ले लो। सो बचपन से लेते हुए रेखा और शिखा ये दोनों चोरी करना स्टार्ट किया था और बहुत ही प्लान बनाकर ये तीनों चोरी करते थे। और इसी तरह शिखा ये भी कहती है कि मेरी माँ हमेशा मेरी बड़ी बहन को बहुत मारती थी, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाती रहती थी। मिलने का टाइम खत्म होने के बाद शिखा अपने सेल में वापस आ जाती है और शिखा बहुत ही गुमसुम सी रहती है। वो बस अपने काम से काम रखती है, हमेशा किताबें पढ़ती रहती है, कुछ नॉलेज हासिल करती रहती है। दूसरे दिन निखत और गुंदीप ये दोनों रेखा के पास आते हैं और रेखा से आगे की स्टोरी बताने के लिए कहते हैं। रेखा कहने लगती है, हाँ आज भी मैं तुम लोगों को पूरी कहानी सुनाऊंगी। जब रेखा छोटी बच्ची थी, रोजमर्रा की तरह एक दिन प्रजक्ता एक लॉरी ड्राइवर को अपने घर लाई, उसे ड्रग्स दिया। जब प्रजक्ता उस बंदे की अंगूठियां निकाल रही थी, वो बंदा जाग गया। प्रजक्ता को बहुत मारा पीटा। जब रेखा उस बंदे को रोकने की कोशिश की थी, वो बंदा रेखा को काफी सारा ड्रग्स चढ़ा दिया था। जस्ट में मिस रेखा मरने वाली थी। प्रजक्ता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई, उसकी जान बचा ली। तब से प्रजक्ता ने कसम खा ली कि ये ड्रग्स नहीं लेगी। उसके बाद प्रजक्ता रेखा के फादर के घर में काम करने लगी। उसका नाम है धर्मेश देशपांडे और एक आर्मी ऑफिसर होता है। प्रजक्ता का काम देखकर धर्मेश प्रजक्ता से बहुत इम्प्रेस हो गया। फुल टाइम प्रजक्ता और रेखा को अपने घर में रख लिया, प्रजक्ता से शादी कर ली। उसके बाद शिखा पैदा हुई। इनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी फैमिली बन गई। चारों लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद निखत और गुंदीप धर्मेश के सुपीरियर के पास जाकर धर्मेश के बारे में पूछने लगते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि धर्मेश एक बेवकूफ इंसान था, उसने अपने सर्वेंट से शादी की थी। प्रजक्ता का सच तो उस पार्टी में पता चला। एक दिन आर्मी ऑफिसर्स की पार्टी वगैरह चल रही थी। उस पार्टी में प्रजक्ता ने वहाँ के लोगों की चीजें चुराई थी। धर्मेश बहुत ही एम्बैरेस हो गया। उसी दिन धर्मेश प्रजक्ता उसकी दोनों बेटियों को अपने घर से दफा कर दिया। उसके बाद निखत रेखा से उसके फादर के बारे में पूछने लगती है। रेखा कहने लगती है कि मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरी माँ से शादी की, लेकिन मेरी माँ उनके लायक नहीं थी। अच्छा हुआ मेरे बाप ने मेरी माँ को घर से दफा कर दिया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। 2 साल तक जब हम जेल में थे, उस वक्त मेरे फादर की मौत हो गई थी। अब मेरी माँ भी मर गए, किसी न किसी दिन हमको मरना ही है। रेखा अपने सेल में आने के बाद रेखा अपनी माँ को इमेजिनेशन करती रहती है और इसी तरह रेखा अपनी माँ के पैर दबाती रहती है। खैर दूसरे दिन निखत और गुंदीप ये दोनों शिखा के पास आते हैं। शिखा आगे की कहानी बताने लगती है। धर्मेश अपने घर से निकाले जाने के बाद ये तीनों चोरियां करना स्टार्ट किया। एक दिन मंदिर में कुछ लोग प्रजक्ता को पकड़ लिया, उसे मारा पीटा। उसी मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर प्रजक्ता आगे का क्या करे ये सोचती रहती है। वहीं दूसरी तरफ शिखा भूख के मारे तड़पती रहती है, प्रजक्ता को खाना पूछती रहती है। इसी दरमियान में एक बच्ची प्रजक्ता के पास आती है, ये भी इसके पास खाना पूछने लगती है। प्रजक्ता को गुस्सा आकर प्रजक्ता उस छोटी बच्ची को किसी सुनसान एरिया में ले जाती है और उसके सर पर बार बार पत्थर मार के उस बच्ची को मार देती है। और प्रजक्ता रेखा और शिखा से कहने लगती है, अगर तुम लोगों ने दोबारा मुझे सताया तो इसी तरह तुम दोनों को भी मार दूंगी। शिखा निखत से कहने लगती है, इसीलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया।
वरना मेरी माँ मुझे भी मार सकती थी। दूसरे दिन निखत और गुंदीप ये दोनों इंस्पेक्टर गावित के पास जाते हैं। जब ये दोनों रेगा और शिखा की फाइल देख रहे होते हैं, इस फाइल के अंदर इन दोनों को एक एफआईआर की कॉपी मिलती है। प्रजक्ता ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज किया था कि पान वाले ने इसकी बेटी पर रेप अटेम्प्ट किया था। इसके बारे में पुलिसों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह सवाल सुनने के बाद गावित चुपचाप हो जाता है। बाद में गावित निखत से कहने लगता है, अरे मैडम, उन तीनों ने तकरीबन 50 बच्चों का मर्डर किया, इसीलिए उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई। अब इस एफआईआर की तो कोई वैल्यू नहीं बनती। दूसरे दिन ये दोनों दोबारा रेगा के पास जाते हैं और उस रेप अटेम्प्ट के बारे में पूछने लगते हैं। तभी रेगा की नजर निखत के ईयररिंग्स पर पड़ती है। इसके बारे में पूछने लगती है और उसी तरह रेगा निखत से कहने लगती है कि एक दिन मेरी माँ ने मेरे लिए ईयररिंग्स लाई थी। उस वक्त मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि अगर मैं मेरी माँ का काम कर दूं तो ये ईयररिंग्स मुझे दे देगी, और वो काम ये है कि मुझे विनीत को मारना होगा। विनीत धर्मेश का बेटा, मतलब रेखा का सौतेला भाई। खैर, इन द ईयर ऑफ 1992 में प्रजक्ता अपने दोनों बेटियों को लेकर दोबारा औरंगाबाद गई, मतलब धर्मेश देशपांडे के पास। तब तक धर्मेश दूसरी शादी कर चुका था। उसका विनीत नाम का एक छोटा बच्चा भी था। प्रजक्ता और उसकी दोनों बेटियां वहीं पर घर लेके हर संडे धर्मेश के घर आते थे। उसके बाद निखत और गुंदीप धर्मेश के बड़ी बहन के पास जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो औरत कहने लगती है कि मुझे पहले से ही प्रजक्ता पर बहुत शक था। पता नहीं क्यों मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके दोनों बेटियां बहुत सही थे। उन दोनों में से एक लड़की विनीत की बहुत अच्छी दोस्त थी, दूसरी बेटी विनीत से जलती थी। लेकिन फाइनली उन लोगों ने विनीत के साथ ऐसा कहते हुए ये औरत रोने लगती है। उसके बाद ये दोनों शिखा से जा मिलते हैं। निखत शिखा से सवाल करने लगती है कि तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी पर रेप अटेम्प्ट का एफआईआर दर्ज किया, किस पर रेप अटेम्प्ट हुआ था? शिखा कहने लगती है, मुझ पर ही। हमारे घर के पास एक पान वाला था, उसी ने मेरे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की थी। पुलिस भी मेरी हेल्प नहीं की। अगर आप चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। खैर, रात होने के बाद शिखा एक वार्डन का फोन लेकर रेखा को कॉल करती है। मतलब वहाँ पर भी एक वार्डन होती है, वो रेखा को फोन देती है। शिखा अपने बहन से बात करते हुए ये कहती है, कल रात माँ मेरे ख्वाब में आई थी। माँ ने कहा कि घर की बातें बाहर रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों को सब कुछ सच सच बता रही हूँ। तुम भी उन लोगों को सच ही बता दो। यह सुनने के बाद रेखा अपनी माँ को इमेजिनेशन करती रहती है और रेखा को ऐसा लगता है कि इसकी माँ रेखा पर गुस्से से देख रही है। रेखा चिल्लाती हुई रोने लगती है। इस तरह फोन में बात करने के बाद कोई बंदा शिखा को धक्का दे देता है। बेचारी ऊपर से नीचे गिरकर बहुत जख्मी हो जाती है। शिखा दोबारा उस वार्डन का फोन लेकर निखत को कॉल करती है। मैडम, आपने तो कहा कि सच बताने के लिए कोर्ट में मेरी सजा कम होगी, लेकिन कोई आज मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे एक बार मेरी बहन से मिलवा दीजिए। सो निखत और गुंदीप ये दोनों उसी की तैयारी में लग जाते हैं। फोन में ऑफिसर से बात करने लगते हैं। खैर, दूसरे दिन ये दोनों दोबारा मंदा जाधव के पास जाते हैं और इसे सवाल करने लगते हैं कि आपने पुलिस को कंप्लेंट क्यों किया। मंदा कहने लगती है कि हर रोज उनके घर से चीखने की आवाज आती रहती है। एक दिन उनका घर सुनसान था। जब मैंने देखा वो तीनों लोग एक छोटे बच्चे को अपने घर में ले जा रहे थे। ये बच्चा और कोई नहीं विनीत था, धर्मेश का बेटा। घर में लाने के बाद प्रजक्ता विनीत को मार देती है। शक होने पर ऑलरेडी मंदा ने पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी। जब पुलिस प्रजक्ता के घर आती है, उस घर में विनीत की डेड बॉडी होती है। ये देखकर जब रेखा भाग रही थी, पुलिस वाले रेखा को पकड़ लेते हैं। खैर, दूसरे दिन शिखा रेखा के पास आती है। उससे मुलाकात करके उससे बात करके चली जाती है। जब रेखा वापस अपने सेल में आती है तो इसको इसकी माँ और वो सारे बच्चे नजर आते हैं जो इन तीनों ने मिलकर मारा था। वो सारे बच्चे कुछ कहते हुए रेखा के पास आते रहते हैं। ये टॉर्चर ना सहते हुए रेखा अपने आप को फांसी लगा लेती है उसी सेल में। शिखा रेखा के पास आकर बहुत दुखी होती है कि अब ये अकेली बच गई। खैर, डॉक्यूमेंट्री खत्म होने के बाद निखत और गुंदीप ये दोनों अपनी डॉक्यूमेंट्री को प्रेजेंट करते हैं। फाइनली शिखा कहने लगती है कि पहले मेरा बाप मरा, उसके बाद मेरी माँ मरी, मेरी बहन भी मर गई। अगर मेरे पास अच्छे माँ बाप होते तो आज ये मेरी हालत नहीं होती। मेरी माँ और मेरी बहन मर्डर्स कर रहे थे, बीच में मैं फंस गई। मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट भी हुआ, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरह से इनकी डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स वाले इसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करते रहते हैं। शिखा मीडिया के सामने आकर ये कहने लगती है, अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मुझे न्याय मिल सकता है। मैं राष्ट्रपति से माफी की दरख्वास्त करूंगी। यह सुनने के बाद निखत और गुंदीप ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी गावित निखत को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैडम, आप गलत समझे हो।
रेप अटेम्प्ट शिखा पर नहीं बल्कि रेखा पर हुआ था। उसके बाद निखत धर्मेश की बड़ी बहन को कॉल करके ये पूछने लगती है कि कौन सी लड़की विनीत से जलती थी। वो औरत कहने लगती है कि रेखा विनीत के साथ बहुत क्लोज थी, उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शिखा जो छोटी लड़की थी ना, वो विनीत से बहुत नफरत करती थी। तब जाके निखत और गुंदीप को समझ में आता है कि इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्री बना ली, लोगों के सामने झूठा सच पेश किया। फाइनली हम ऑडियंस को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली शिखा मर्डर्स करती आ रही थी। मतलब उस दिन का इंसिडेंट याद है ना आपको, प्राजक्ता ने एक लड़की को सुनसान एरिया में ले गई, उस बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्राजक्ता मार नहीं पाई, लेकिन शिखा बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे को मार दिया। और उस वक्त शिखा की उम्र कुछ ज्यादा भी नहीं थी, यही कोई 7-8 साल। जब रेखा और शिखा ये दोनों थोड़ी बड़ी हुई, शिखा ने ही अपनी माँ को ये प्लान बताया था कि ये घर घर जाकर काम नहीं कर सकती, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से बच्चे उठाएंगे, उनके हाथ से भीख मंगवाएंगे, अगर कोई भी बच्चा उल्टा पलट गया तो उसे हम मार देंगे। तो इस तरह से सारे बच्चों को शिखा ही मारती थी। और उस दिन विनीत को भी शिखा ने ही मारा था। प्राजक्ता विनीत को मारने से सोच रही थी। जब वहाँ पर पुलिस आई, शिखा फौरन अपने हाथ में की चाकू अपने माँ के हाथ में रख दिया और खुद रोती बढ़ गई। और रिसेंटली जैन में किसी ने शिखा को धक्का नहीं दिया था, ये खुद ऊपर से नीचे गिर गई। उसके दूसरे दिन शिखा रेखा के पास आकर ये कहा कि मैंने उन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया, इसीलिए रेखा अपने आप को फांसी लगा लिया। मतलब रेखा जानती थी कि शिखा इसके खिलाफ बोलेगी। पहले से ही शिखा का स्वभाव मासूम था, वो दुनिया के सामने अपना मासूम चेहरा लेकर घूमती थी, लेकिन सारे कांड इसी ने किया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।